गुड मॉर्निंग 11th क्लास, चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रनिंग है अभी, और हम 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। एंड वी हैव स्टार्टेड द किंगडम मोनेरा, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरिया ग्रुप को स्टडी किया है और उसमें डिफरेंट जो शेप्स है वो भी समझी है। और कल की क्लास में हमने स्टेनिंग को देखा कि कैसे ग्राम स्टेनिंग पॉसिबल होती है। तो ये बच्चों, जब आप हायर क्लासेस में बैक्टीरियल सेल्स या बैक्टीरियल स्फीयर का जब स्लाइड बनाएंगे तो वहां पर ग्राम स्टेनिंग को जरूर आप यूज करेंगे। बच्चों, कल मैं आपको बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के द्वारा, कॉनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा, स्पोरुलेशन के द्वारा एंड बाइनरी फ्यूजन के द्वारा पॉसिबल है। ओके, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा मैंने आपको समझाया था बैक्टीरिया के अंदर, और इसमें बैक्टीरियल सेल्स के अंदर 20 मिनट्स लगते हैं बाइनरी फ्यूजन को कंप्लीट होने में। ठीक है, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। सेकंड मैंने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों 3 मेथड्स हैं: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए का कुछ पार्ट अनदर बैक्टीरियल सेल में अगर ट्रांसफर होता है तो इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहेंगे। ये जो डीएनए है वो रेसिपिएंट जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला देता है, उसके कैरेक्टर्स में चेंजेस ला देता है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्जुगेशन कल की क्लास में समझा था हमने कि 2 बैक्टीरियल सेल जब सेक्स पीलस के द्वारा आपस में कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो सेक्स पीलस है वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फंक्शन करती है, और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है। तो जहां से ट्रांसफर होता है वो डोनर है और वो मेल बैक्टीरिया है। ठीक है, और जो लेता है डीएनए को वो रेसिपिएंट है और वो फीमेल बैक्टीरिया है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है। अब इसमें बच्चों अपन सेकंड लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, नेक्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन।
तो इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में, ठीक है। और इन्होंने डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब बैक्टीरियल कल्चर में कई सारे बैक्टीरिया एक साथ होते हैं तो एक बैक्टीरियल सेल से डीएनए का कुछ पार्ट निकलकर दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर हो जाता है और उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसको चेंजेस कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं आपको समझाऊंगा, 12th क्लास में है ये टॉपिक। तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो नॉन वीरुलेंट बैक्टीरिया है उसके अंदर वीरुलेंट बैक्टीरिया का डीएनए जब चला जाता है तो वो भी पैथोजेनिक हो जाता है, वीरुलेंट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आया। थर्ड हम लेते हैं बच्चों ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन बच्चों बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ट्रांसडक्शन और इसको जिंडर एंड लेडरबर्ग, ये कंपटीशन का पार्ट है। जिंडर एंड लेडरबर्ग ने डिस्कवर किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि सपोज करो बैक्टीरियोफाज, आपने कभी सुना होगा बैक्टीरियोफाज किसे कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। यहाँ पर जो बच्चों फाज जो वर्ड है, जो फाज वर्ड है ये वायरस के लिए काम में आता है। तो ऐसा वायरस जो किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, ऐसा वायरस जो किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन कैसे पॉसिबल होता है कि जब किसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो वायरस अटैच हो जाता है बैक्टीरियल सेल पर और अपने डीएनए को रिलीज कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए चला गया, अब ये डीएनए बैक्टीरियल सेल के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ में वायरल डीएनए भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और वायरल डीएनए मल्टीप्लाई होके वायरस बनाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर कई सारे वायरस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होती है, ठीक है, तो यहां से क्या वायरस निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं, कई सारे वायरस निकलते हैं। अब इन वायरसेस के साथ में, ध्यान से सुनना, अब इन वायरसेस के साथ में अपने डीएनए के साथ ही कुछ पार्ट बैक्टीरियल डीएनए का भी रहता है। अब ये वायरस रिलीज हो गए। अब जब ये वायरस किसी और बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो ये पिछले वाले, पहले वाले जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए को भी रिलीज कर देंगे नेक्स्ट बैक्टीरिया के अंदर। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल होता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे पास फिर से, अच्छा, ऐसे बैक्टीरिया को लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ट्रांसडक्शन कैसे पॉसिबल होता है कि सपोज करो
कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है बच्चों, सपोज करो ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसके ऊपर किसी बैक्टीरियोफाज यानी कि किसी वायरस ने इंफेक्शन करने के लिए अटैचमेंट किया, ठीक है, अटैचमेंट हो गया। अब ये वायरस क्या करेगा, अपने डीएनए को रिलीज कर देगा, कर दिया। अब इस ये जो डीएनए वायरस का ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ में। इनकॉर्पोरेट होने के बाद में जब भी डीएनए बैक्टीरियल सेल का मल्टीप्लाई होगा एट दैट टाइम जो वायरल डीएनए है वो भी रेप्लिकेशन करेगा, वो भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब जब वायरल डीएनए नए बन जाएंगे तो जो वायरस है उसका जो खोल है, जो कैप्सिड है, वो प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर कई सारे वायरस बनना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि वहां पर वायरल डीएनए भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस वायरल डीएनए के साथ में कुछ पार्ट बैक्टीरियल डीएनए का भी है। जब ये बैक्टीरिया बर्स्ट होगा, रप्चर होगा, तो ये वायरस बाहर रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होके ये किन्हीं और बैक्टीरियल सेल पर इंफेक्शन करेंगे, तो अपने डीएनए के साथ में पहले वाले बैक्टीरियल डीएनए को भी ये वहां पर रिलीज कर देंगे और इनकॉर्पोरेट हो जाएगा पहले वाले डीएनए का पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए अनदर बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में, ठीक है। और फिर वहां पर वो ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, इसको डिस्कवर किया था जिंडर एंड लेडरबर्ग। किसने डिस्कवर किया था, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने किया था। कौन से बैक्टीरिया में किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया में इसको डिस्कवर किया था। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। किसमें किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में। तो ये कंपटीशन के क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, तो अपन को बच्चों ध्यान रखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया जो है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों आप सभी जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बैक्टीरियल सेल्स के बारे में। तो जो बैक्टीरिया है ये इंपॉर्टेंट है ना, और इनके हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, तो हम दोनों को बात कर लेते हैं। और कहते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि भगवान कण कण में है, लेकिन ये बात सही है नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बैक्टीरिया है वो कण कण में, एवरीवेयर है। आपके मुंह में, आपके इंटेस्टाइन में, एयर में, सॉइल के अंदर, फ्लोर के ऊपर, हर जगह बैक्टीरिया है, ठीक है। वो हमें नेकेड आईज से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, और इसीलिए कई बार हम मार खा जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है। तो अगर मैं बेनिफिशियल एस्पेक्ट की बात करूं, यूजफुल एस्पेक्ट की बात करूं, तो जो बैक्टीरिया है डेड मैटर को, वेस्ट मैटर को डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल से कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड है, और भी कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल्स है उनका उपयोग इंडस्ट्रियल स्केल पर एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी इनको यूज लिया जाता है। और जो बैक्टीरिया है वो एक बच्चों एक बैलेंस क्रिएट करते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। आपने राइजोबियम सुना ही होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। कई बैक्टीरिया सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसको डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एक बैक्टीरिया है
जिनका मैंने आपको बेनिफिशियल पार्ट बताया। अब हार्मफुल पार्ट की बताऊं बात आपको, तो जो बैक्टीरिया है वो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। जो एकदम फ्रेश फूड है उसको धीरे धीरे वो डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक हार्मफुल एस्पेक्ट है इसका। कई सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो पैथोजेनिक हैं, डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि टीबी कॉज करते हैं, या कई और भी बैक्टीरिया हैं जैसे कि जो पेट संबंधी बीमारियां कॉज कर देते हैं। ठीक है, वो टेक्सटाइल को, पेपर को, कई सारे जो ऑर्गेनिक आर्टिकल्स हैं उनको वो डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हार्मफुल हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों किंगडम मोनिरा के अंदर जो नेक्स्ट मैं ग्रुप ले रहा हूं वो है आर्काई बैक्टीरिया। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट अपन ग्रुप लेते हैं आर्काई बैक्टीरिया। सेकंड इज द बच्चों आर्काई बैक्टीरिया ऐसा माना जाता है कि ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब लिविंग कंडीशंस नहीं थी अर्थ के ऊपर तब भी ये बैक्टीरिया पाए जाते थे। तो आर्काई बैक्टीरिया बच्चों बहुत ही ज्यादा एडवर्स कंडीशंस में पाए जा सकते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशंस को, पीएच को, टेम्परेचर को फेस करते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल के अंदर बच्चों पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है लिपिड्स पाए जाते हैं जिनमें ग्लिसरॉल पाए जाते हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स के साथ में वो लिंक होते हैं। तो दोबारा से सुन लीजिए, सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता, और जो सेल मेम्ब्रेन है, इसीलिए आर्काई बैक्टीरिया ज्यादा थोड़े डिफरेंट है नॉर्मल बैक्टीरिया से, और वो एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस कर पाते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के साथ में जो है लिपिड के साथ में ग्लिसरॉल पाया जाता है, और जिनमें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, उनके साथ में लिंक होते हैं ये। ठीक है, और बच्चों खास बात यह है कि आर्काई बैक्टीरिया का जो आरएनए है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अदर बैक्टीरियल जो ग्रुप है उनसे। अब बच्चों बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो फर्स्ट हम लेते हैं मिथेनोजन। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, मिथेनोजन्स, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, ये तीन ग्रुप है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथेनोजन्स की। बच्चों जो मिथेनोजन आर्काई बैक्टीरिया है ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, और जनरली ये जो कैटल्स हैं उनके र्यूमन में स्टमक का जो इनिशियल पार्ट है उसे रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमन कहते हैं। ठीक है, तो स्टमक का जो इनिशियल पार्ट है उसे हम रूमन कहते हैं। रूमन के अंदर आर्काई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये मिथेनोजन्स हैं, इनके एग्जांपल जनरली जो गोबर रिलीज होता है एनिमल से, तो उनके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और सेलुलोज के डाइजेशन में ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, और जनरली जैसे कि CO2 और ये
हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। इसी तरीके से जो अलग एसिटोक्लेस्टिक बैक्टीरिया है वो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं मेथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। और जो मेथेन है वो एक पॉल्यूटिंग गैस है। मैंने आपको नोट्स में भी मेंशन किया है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन फिर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। और इसके अलावा बच्चों आपने सुना होगा गोबर गैस प्लांट। तो गोबर गैस जो प्लांट है वो मेथेनोजन बैक्टीरिया के कॉन्सेप्ट पर ही है कि जब एनक्लोज्ड जो जमीन के अंदर जो टैंक है तो उसके अंदर हम सारे गोबर को जब फिल कर देते हैं और उसको हम कवर कर देते हैं तो एनएरोबिक कंडीशन में वो जो गोबर है डिकम्पोज होता है, डिग्रेड होता है और मेथेन का प्रोडक्शन होता है। ये जो मेथेन है ये फ्यूल के रूप में यूज की जा सकती है। और पीछे जो स्लरी बचती है, जो स्लरी बचती है वो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में काम आ सकती है फार्म्स के अंदर। ठीक है बच्चों। सेकंड हम लेते हैं थर्मो एसिडोफाइल। ठीक है, तो खास बात क्या है कि आर्काई बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशंस को फेस करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हेलोफाइल। बच्चों ध्यान से देखिए, हेलोफाइल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस। ठीक है, तो ये सॉल्टी लेक में, सॉल्टी पेन में या सॉल्ट मासेज में या फिर सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर ये पाए जा सकते हैं। तो एक्सट्रीम सॉल्ट हाइपर सैलाइन जो कंडीशन है वहां पर ये सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। अच्छा बच्चों मैं एक चीज भूल गया, मेथेनोजन के 4 ग्रुप्स हैं। मेथेनोजन जो बैक्टीरिया है इनके 4 ग्रुप्स हैं। 4 ग्रुप्स में मैं लिख देता हूं, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैसिलस, मिथेनोसार्सिना, मिथेनोकोकस। ठीक है बच्चों, ये मिथेनोजन बैक्टीरिया के 4 ग्रुप्स हैं। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैसिलस, मिथेनोसार्सिना एंड मिथेनोकोकस। ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हम लेते हैं हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स जो है बच्चों ये एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस के अंदर ये पाए जाते हैं। एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस को ये फेस कर सकते हैं। और इनके अंदर एक स्पेशल फोटोसिंथेसिस पाया जाता है कि इनकी मेम्ब्रेन के अंदर रोडोप्सिन नाम के जो पिगमेंट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस के दौरान विदाउट फॉर्मिंग द शुगर, मतलब ये किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर या शुगर ना बना के सीधा ही एटीपी को जनरेट करते हैं। एक प्रोसेस है बच्चों जो मैं आगे फोटोसिंथेसिस में एक्सप्लेन करूंगा, केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस सिंपली मैं बता देता हूं कि जो फोटोसिंथेटिक जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, वहां से जब आयंस का मूवमेंट होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम बना के आगे के चैप्टर्स में। तो केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो इनके एग्जांपल है हेलोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस।
ठीक है बच्चों, अब थर्ड लेते हैं हम, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है बच्चों। बच्चों ध्यान से देखिए, थर्मो एसिडोफाइल्स ये ऐसे आर्काई बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशंस में, यानी कि 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन यानी कि 1 या 2 pH पर भी पाए जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। इनमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एरोबिक कंडीशंस में जो सल्फर है उसके द्वारा उसका रिडक्शन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, और क्या बनती है, एनर्जी बनती है। इसके अलावा एनएरोबिक कंडीशन के अंदर जो हाइड्रोजन एंड सल्फर है उनकी रिएक्शन होकर हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, तो इन बैक्टीरिया के द्वारा इन प्रोसेसेस को किया जाता है। इनके एग्जांपल है सल्फोबॉलस, थर्मोप्रोटियस एंड थर्मोप्लाज्मा। ठीक है बेटा, तो ये एक मेरी नजर में काफी सफिशिएंट है, आर्काई बैक्टीरिया के बारे में काफी अच्छी डिटेल भी दी है मैंने आपको नोट्स में, और बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है और काफी चीजें कवर भी हो रही है। नेक्स्ट ग्रुप जो लेते हैं बच्चों वो है एक्टिनोमाइसीट। अच्छा बच्चों, आर्काई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं या ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके के बैक्टीरिया इनमें पाए जाते हैं। चलिए, अब हम लेते हैं बच्चों एक्टिनोमाइसीट, थर्ड ग्रुप जो है। बच्चों जो जनरली जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, और इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो फंगल हाइफी या फंगल माइसीलिया के साथ में होती है। तो ये फंगल जो हाइफी या माइसीलियम है उन जैसे ये रिजेम्बल होते हैं। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसीट्स, इनके द्वारा एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। कुछ एक्टिनोमाइसिट्स ऐसे हैं जो डिजीज कॉजिंग है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लेप्रोसी कॉज करते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, अच्छा बच्चों, इनके जो फिलामेंट्स हैं ये एसेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, थिन होते हैं। इनमें बच्चों जो रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, कॉनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा एंड ऑइडिया जो स्पोर्स हैं उनके द्वारा भी होता है। ठीक है, और ये सेप्रोट्रॉफिक है, पैथोजेनिक है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चों में एक छोटी सी स्केच ड्रॉ कर रहा हूं इन बैक्टीरिया के लिए। मैंने आपको बताया कि ये एसेप्टेट होते हैं, यानी कि सेप्टम या डिवाइडेशन नहीं पाया जाता इनकी फिलामेंट्स के अंदर, और ये ब्रांच्ड होते हैं, थिन होते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें आप, ये थिन फिलामेंट्स होते हैं।
इनमें बच्चों ये ऐसे राउंडेड स्पोर बनते हैं जिन्हें हम कॉनिडियम कहते हैं, प्लूरल वर्ड इनमें कॉनिडिया है। तो कॉनिडिया के डिस्पर्जल और के जर्मिनेशन से जो है ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, कॉनिडिया। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दी है एक्टिनोमाइसीट्स की। फोर्थ ले रहा हूं मैं माइकोप्लाज्मा। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, डायग्राम अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका। ठीक है, माइकोप्लाज्मा भी किंगडम मोनेरा का ही मेंबर है ये, और इसको डिस्कवर किया था ई नोकार्ड ने एंड ई आर रॉक्स ने। ठीक है बच्चों, ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स डिस्कवर्ड द माइकोप्लाज्मा एंड नोवाक ने नेम दिया है। ठीक है बच्चों, माइकोप्लाज्मा नेक्स्ट ग्रुप है, और मैं एक ब्रीफ पार्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके डायग्राम को भी पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा मोनेरा किंगडम का ही मेंबर है। इनको डिस्कवर किया था ई नोकार्ड ने और ई आर रॉक्स ने, और नोवाक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनका नाम दिया माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं अगर मैं कि बैक्टीरिया के ग्रुप की बात करूं, और ये बैक्टीरिया रिटेनिंग जो फिल्टर्स होते हैं उनमें से भी पास हो जाते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें सेल मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड होती है, और उनमें प्रोटीन लिपिड के साथ में जो है कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ठीक है, और ये वॉल अटैकिंग जो एंटीबायोटिक्स है उनके अगेंस्ट मोस्ट रेजिस्टिव ग्रुप है ये। ठीक है बच्चों, इनका एक एग्जांपल है फ्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सीपीएलओ कहते हैं, जो सीप जो होती है उनके अंदर इनके इन्फेक्शन को देखा गया, और वहां से इनको निकाला गया कि हाँ भाई ये भी एक पैथोजेनिक ग्रुप है। और जो माइकोप्लाज्मा है ये अपनी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होकर रिप्रोडक्शन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्ड होती हैं, जिनमें प्रोटीन लिपिड के साथ में जो है कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। इनमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, डीएनए है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, ये सब पाए जाते हैं। जो माइकोप्लाज्मा ग्रुप है बच्चों, इसको क्लास मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, और जिनमें 2 ग्रुप हैं, माइकोप्लाज्मा एंड एकोप्लाज्मा। ओके बच्चों, तो आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ठीक है बेटा, उसमें अपन डायग्राम को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।